नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी आज सुर्खियां, ऐसी खबरों को समेटकर हाजिर हैं हम खबर दिन भर में। मैं हूं ज्योतिका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को बड़ा झटका। आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत खारिज। जांच एजेंसियों ने याचिका का किया विरोध। फैसले के खिलाफ चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 2। आज सुबह 9:02 पर किया सफलतापूर्वक प्रवेश। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि प्रवेश की प्रक्रिया 30 मिनट में हुई पूरी। 7 सितंबर को लैंडर विक्रम उतरेगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। कई इलाकों में लैंडलाइन सेवाएं हुई पूरी तरह से बहाल। प्रशासन ने अफवाहों से सावधानी बरतने की दी सलाह। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर। हिमाचल और उत्तराखंड में 35 लोगों की मौत। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। मलेशिया ने विवादित उपदेश देने पर जाकिर नाइक पर लगाई पाबंदी। धनाशोधन मामले में नाइक भारत में हैं वांछित। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के तीसरे दौर में स्विट्जरलैंड के बासेल में चल रही प्रतियोगिता में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी चीन के लिन डैन को दी करारी मात। और खबरें विस्तार से। आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने 25 जनवरी को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि पूछताछ के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी दोनों ने ही कांग्रेस नेता चिदम्बरम की दलील का विरोध किया था। जांच एजेंसियों ने कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री से हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है, क्योंकि चिदम्बरम इससे पहले पूछताछ के दौरान जवाब देने में टालमटोल करते हैं। पी चिदम्बरम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। और इस पर और ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से। विकास, क्या था ये पूरा मामला, अगर आप हमें बताएं, और अब आगे क्या? देखिए, ये जो इस पूरे मामले में पी चिदम्बरम की जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसके बाद हालांकि उनके वकीलों ने यहाँ पर ये हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनको कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। लेकिन वो हाई कोर्ट ने इस तरह की कोई उनको राहत नहीं दी है। यानी कि आईएनएक्स मामले में जो जमानत उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो खारिज हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी का संकट उनके ऊपर है। और ऐसे में अब वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। आज उनके वकीलों ने अर्जेंट जो इस मामले में सुनवाई के लिए मेंशनिंग करना चाहते थे, यानी कि बिना लिस्ट में आए ही इस मामले को की सुनवाई चाहते थे। लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की सुनवाई के लिए गुहार लगाते, तब तक बेंच जो थी वो सब अपना काम करके उठ चुकी थी। अब रास्ता ये बचा है उनके वकीलों के पास कि वो कोर्ट के रजिस्ट्रार जो कि देर तक कोर्ट में बैठते हैं, उनके पास जाएंगे और इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए, अर्जेंट लिस्टिंग के लिए आग्रह करेंगे। अब ये रजिस्ट्रार के ऊपर है कि वो कोई अर्जेंट हियरिंग के लिए की अनुमति देते हैं और इसको जल्द से जल्द लिस्ट कराते हैं इस मैटर को या नहीं। ये रजिस्ट्रार सारे दस्तावेजों को देखने के बाद तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जहां तक पी चिदम्बरम के जो वकीलों की स्ट्रेटजी की बात है, तो उनको मालूम है कि क्योंकि अब कोई कवच नहीं है, अब कोई अग्रिम जमानत नहीं है, तो एजेंसी पूरी तरह से फ्री हैं उनसे पूछताछ करने के लिए, उनको हिरासत में लेने के लिए। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द चुनौती देना चाहते हैं। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।
और भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 ने आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया। ये मिशन का ये सबसे अहम और जटिल दौर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर स्थापित करने के लिए सैटेलाइट को एक निश्चित रफ्तार से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना था। अगर उसकी रफ्तार तेज होती है तो वह चंद्रमा की कक्षा से बाहर जाकर गहरे अंतरिक्ष में खो सकता था, और अगर वह धीमी गति से पहुंचता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, चंद्रयान-2 को अपनी कक्षा में खींच सकता था। जाहिर है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी चूक भी महंगी साबित हो सकती है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान को 21 अगस्त और 1 सितंबर के बीच 4 और कक्षाएं सफलतापूर्वक पार करनी होंगी। इसके बाद ये चंद्रमा के सतह के और करीब आ जाएगा। Chandrayaan-2 mission crossed a major milestone, and the precise lunar orbiter insertion maneuver carried out at 9 o'clock for about 30 minutes precisely injected the Chandrayaan-2 in a defined orbit in a perfect way. As we are aware, in order to achieve the required location for soft landing near South Pole, that is to achieve the moon orbit with the inclination of 90 degrees. This is the unique requirement only Chandrayaan has, which no other moon mission has. मिशन के लिए सबसे अहम दिन होगा 7 सितंबर का दिन, जब दक्षिणी ध्रुव पर यान का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसको प्रमुख ने बताया कि तड़के 1:55 पर ये लैंडिंग होगी। On 7th early morning, 1 o'clock and 40 minutes, 1:40, the powered descent starts, and next 15 minutes at 1:55, the lander will be landing at a site 71 degrees south of equator, moon's equator, with a 22.8 degree east. After landing on the lunar surface, 2 hours later, the ramp in the lander will come down and touch the ground, and then 3 hours 10 minutes later, the solar panel of the rover will be deployed, and the 3 hours 50 minutes the lander will start move from the rover will start from the lander, and at 4 hours the lander will be touching on the moon surface. This is our plan, and I am sure that the precision with which our LOI and TLI we have carried out, I am sure that we will be able to achieve the successful landing on moon on 7th by 1:55. और इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि पूरी दुनिया को हमारे डाटा का इंतजार है, खासतौर पर नासा को, क्योंकि नासा अपने अगले मिशन में पहली महिला और एक पुरुष को चांद पर भेजने की योजना बना रहे हैं। The entire globe is waiting for our data, because we are going to land at a place the first time near South Pole, and already the NASA has announced the project of having the human habitat type of thing near South Pole. Yeah, South Pole is expected to have more water, more minerals, because of special characteristics of the South Pole. So this will be giving a feedback or the input for the future program, which the humanity is considering in a major way, especially that the NASA and all. They, in fact, they tweeted, "You are going to land in a place where we are going to land after some time, man." So that way, this will give the main input to the science input to that project.
जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जम्मू में पिछले हफ्ते स्कूल खुलने के बाद छात्र और छात्राओं की बड़ी संख्या में हाजिरी देखी जा रही है। पाबंदियां चरणबद्ध तरीके से हटाई जा रही हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। श्रीनगर स्थित सचिवालय में आज लोगों की जो हाजिरी थी वो 98% रही और आज सुबह का ही जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हम सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं और इसके सामने जो सड़क है यहाँ पर जो यातायात है वो सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। और अगर सिविल सेक्रेटेरिएट की हम बात करें तो यहाँ पर उपस्थिति जो कल का डेटा है उसके मुताबिक उपस्थिति यहाँ 97 से 98% दर्ज की गई। और आज भी आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, जो अलग अलग दफ्तरों के ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर और भी जो कर्मचारी हैं वो अपने कामकाज के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशासन जो कि यहाँ पर सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रतिबद्ध है वो अपना काम कर रहा है। इसके अलावा जो 50 थाना क्षेत्र हैं वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन फ्री कर दिए गए हैं और जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वहाँ भी जो रिलैक्सेशन की अवधि है वो 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे की कर दी गई है। और तमाम प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं जिससे कि आम आदमी को अपने दैनिक कार्यों में कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन शुभम के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की समीक्षा की। ये समीक्षा असम के नागरिकता रजिस्टर के प्रकाशन होने से पहले की है। गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस विषय में गृह मंत्रालय और असम सरकार के बीच पिछले कुछ हफ्तों से बातचीत चल रही है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि एनआरसी से बाहर किए गए व्यक्तियों की राज्य सरकार सहायता करेगी। इसके तहत जिन लोगों का नाम अंतिम सूची में नहीं आएगा वे आगे अपील कर सकेंगे। राज्य सरकार एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों के बीच जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी करेगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम अंतिम एनआरसी में नहीं है विदेशी ट्राइब्यूनल के सामने अपने मामले को पेश कर सकता है। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और विदेशियों के आदेश के प्रावधानों के तहत केवल विदेशी ट्राइब्यूनल ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर सकता है। एनआरसी से बाहर किए गए व्यक्तियों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित किए जा रहे हैं। अंतिम एनआरसी की सूची से बाहर रखे गए सभी लोगों के लिए निर्धारित समय के भीतर अपील दाखिल करना संभव नहीं होगा। इसको देखते हुए गृह मंत्रालय नियमों में संशोधन करेगा और अपील करने की वर्तमान समय सीमा को 60 दिनों से बढ़ाकर 120 दिनों तक करेगा। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना तकनीकी रूप से बेहद आधुनिक बल है। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण पर आधारित एक सेमिनार में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना को समय के मुताबिक और बदलाव लाकर ऑपरेशनल क्षमताएं बढ़ाने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स बिसाइड्स द आर्मी एंड द नेवी नीड्स टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग ऑपरेशनल capabilities. Recently, while addressing the 20th anniversary commemorative event to mark Kargil Vijay Diwas, our Honorable Prime Minister has emphasized the need for modernization of our armed forces. रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से रक्षा क्षेत्र में काफी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। Efforts are being made to increase the participation of the private sector for Make in India in the defense sector. However, it is a fact that India continues to be one of the largest importers of the defense equipment that is produced within the country. There is a sizable dependency on foreign original equipment manufacturers for their subsystems and components. और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते।
ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल वजुभाई वाला ने बेंगलुरु में राजभवन में 17 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले मंत्रियों में गोविंद करजोल, अश्वत्थ नारायण, CN लक्ष्मण सावदी, KS ईश्वरप्पा, R अशोक, जगदीश शेट्टार, B श्रीरामुलु, S सुरेश कुमार, V सोमन्ना, CT रवि, बसवराज बोम्बई, कोटा श्रीनिवास पुजारी, JC मधुसीमी, CC पाटिल, H नागेश, प्रभु चौहान और शशिकला जोले अन्ना साहेब शामिल हैं। येदियुरप्पा के 26 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। उन्होंने 29 जुलाई को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित किया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली NCR के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है, क्योंकि यमुना नदी में जलस्तर के खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाने के बाद जलस्तर लगातार बढ़ते रहने के बाद आज जलस्तर 206 मीटर के पार पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने के चलते यमुना पर लोहे के पुल पर ट्रैफिक बंद किया गया। लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते कैसे हैं हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच चुका है। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से यमुना नदी का जल स्तर इस समय करीब 206 मीटर के आसपास बना हुआ है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप यहां मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से करीब 206 मीटर के आसपास यमुना नदी का जल स्तर है और बहाव और उसकी रफ्तार आप पानी के हिसाब से देख सकते हैं। लगातार जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, उसका असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और किस तरह से जो निचले इलाके हैं वहां मुनादी की गई है, लोगों को बताया गया है, उनको सुरक्षित इलाकों में भेजने के लिए कहा गया है। दिल्ली में जिस तरह लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए फिलहाल लोहे वाले पुल पर ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई है। वाहनों का इस पर फिलहाल आना जाना पूरी तरह से बंद किया गया है। 41 साल पहले 1978 में दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब भी हरियाणा की तरफ से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद दिल्ली में कई बार यमुना का जलस्तर 207 मीटर को पार किया, लेकिन दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। बुलेटिन वक्त है एक और ब्रेक का, देखते रहिए DD न्यूज। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी।
देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के दौरान लातविया में हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लातविया के प्रधानमंत्री क्रिश्चियनिस करिंस से मुलाकात की। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी की। भारत और लातविया के बीच सांस्कृतिक के आदान प्रदान को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। My visit has given an opportunity to add further momentum to our special ties. As the world's largest democracy, India has been impressed by the emergence of the Republic of Latvia as the fastest member of the Eurozone. Today, I held wide-ranging talks with the President Davids. We both committed ourselves to take our relations to a higher level with a special focus on culture, education, and economic partnership. I also held discussions with the Prime Minister Christian Karims on ways to enhance bilateral relations and to boost trade and investment cooperation. इससे पहले उपराष्ट्रपति ने लातविया की राजधानी रीगा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भारत लातविया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत और लातविया एक महत्वपूर्ण साझेदार बन सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के 2 दिनों के दौरे पर ढाका में हैं। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। विदेश मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद जयशंकर की बांग्लादेश की ये पहली यात्रा है। बांग्लादेश भारत का अहम सहयोगी और पड़ोसी प्रथम नीति का मुख्य स्तंभ है। विदेश मंत्री ने भी कहा कि दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है और ये संबंध नई ऊंचाई पर है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की आपसी साझेदारी की बदौलत आतंकवाद, अपराध और अतिवाद को काबू करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री ने ये सभी बातें अपने समकक्ष बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन से मुलाकात करने के बाद कही। इससे पहले विदेश मंत्री ने ढाका में बंगबंधु संग्रहालय का दौरा किया और बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री ने स्मारक पुस्तिका पर अपने स्मारक को लेकर अपने विचार भी साझा किए। खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय स्विट्जरलैंड के बासेल में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने दूसरे दौर के मुकाबले में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी चीन के लिन डैन को हराने में सफलता पाई। प्रणॉय ने 3 गेम तक चले कर्ण मुकाबले को 21-11, 13-21, 21-7 से अपने नाम किया। इस मुकाबले को जीतने में भारतीय खिलाड़ी को 1 घंटे 2 मिनट का समय लगा। बेंगलुरु की 23 वर्षीय ऐश्वर्या पिस्से ने हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय रेसर बनी। ऐश्वर्या ने चैंपियनशिप के अंतिम दौर में बाद में FIM विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया। उनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अशोक मर्तोलिया ने। Aishwarya Pisse, the first Indian to ever win a world title in motorsports. Aishwarya, many congratulations. It is a huge success for you personally. You know, in India, motorbike is generally considered for women. So, in such a scenario, what does this medal mean for you? Thank you, firstly, for having me. And this medal or this title means or gives hope to all the motorsport fraternity in India. And I think for me alone, it is a stepping stone towards my bigger goal, which is Dakar. Tell me a bit about your journey. When did you started doing motorsports, and what was your parents' first reaction when you step into the circuit? I started riding when I was 18. I started it as a passion initially. Over the course, I started training for racing, then I started racing, and then it became my career when TVS Racing came along.
So that's pretty much how motorcycles started for me. Do you think that being as a woman, it is very difficult for you to make a place? This was considered a male-dominated sport because primarily only men participated. But over the course from the time I have started, it has been changing. But I wouldn't say it's been easy, but definitely it's not impossible for a woman to make a mark in this sport. Motorsports is generally considered very dangerous. So how do you prepare mentally yourself when you go into circuit? So my training is not during a race. It happens before the race, where on a regular basis I have 3 days of training at a gym, where it includes a lot of physical conditioning, mental conditioning, which includes a lot of meditation and stimulating a race situation into a training situation to be able to train on it to perform better at a race. Also, my training includes 3 days of riding on the bike, which helps me work on my skills and get better. You have created history. Now, what next for you in motorsports? For me, next is my Indian National Rally Championship this year. That's happening. The next round is in Coimbatore this weekend. So I'm preparing for that. And along with it, I start training for my more international races this year. Okay. Do you think that motorsports should be included in Olympic or Asian Games? I definitely think there should be more support from the government for motorsports. That's pretty much what I think. Thank you. All the best. और इसी के साथ अभी के लिए खबर दिन भर में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।